हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। दोस्तों, आज से हम सिविल सर्विस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे अपने विद्यार्थियों के लिए पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको पसंद करेंगे तो सामान्य अध्ययन के और भी जितने विषय हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, उसको मैं आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसको समझिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन मेरा कहना है कि इसको आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा जो कि पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पीडीएफ में कुछ चीज़ें ही लिखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यह नोट्स है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बातें मैं अपने आप से बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी आपके लिए, ठीक है। यह वीडियो ख़ास तौर से यूपीएससी के लिए है और एसएससी सीजीएल के लिए है, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में और यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा यह वीडियो। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो विकास है, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास, यह हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम दो फेज में इसको बांट करके पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो फेज में हमको इसको बांट करके पढ़ना रहता है। जो संवैधानिक विकास है, एक रहता है कंपनी रूल, ठीक है, जो कि हमारा 1773 से लेकर के 1857 तक चलता है, जब तक कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है क्राउन का रूल, ठीक है। क्राउन का रूल 1858 से लेकर के, ठीक है, 1958 से लेकर के 1947 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इस फेज को हम लोग कहते हैं क्राउन रूल, ठीक है। तो दो फेज में इसको हम बांट करके पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को, भारत के संवैधानिक विकास को। तो इसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। यह है रेगुलेटिंग, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। यह क्यों आया था, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको भी आप लोग समझिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक भी चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है, कि बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ओके, 1765 ईस्वी में, और यह चला था 1772 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में जो द्वैध शासन चला था, ड्यूअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल उसको कहा जाता है, ठीक है। तो यह, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों लोगों को टैक्स देना होता था, बंगाल की जनता को, ठीक है। एक तो बंगाल के जो राजा होते थे उनको भी देना होता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देना होता था टैक्स, ठीक है। तो यही द्वैध शासन कहलाता था, ठीक है। तो इससे जो है बहुत शोषण हुआ बंगाल की जनता का, और यह बात जब ब्रिटेन के संसद में पहुंची तो रॉबर्ट क्लाइव को बहुत जलील किया गया, और इसी से तंग आकर के उसने आत्महत्या भी कर ली थी, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने आत्महत्या कर ली, तो वह रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। तो यह तो बात की बात है, आपको समझना यह है कि उसके बाद जो है द्वैध शासन को ही समाप्त करने के लिए और शासन प्रणाली को अच्छे से फिर से चलाने के लिए वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया, ठीक है, 1772 ईस्वी में। जब 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना करके बंगाल में भेजे गए, तो इन्होंने दो काम किए। एक तो द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त किया जो बंगाल में चल रहा था, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया, और इन्होंने कहा कि अब हम जो है कानून के तहत भारत में शासन चलाएंगे, ठीक है। बंगाल में कानून के तहत शासन चलाएंगे, प्रशासनिक रूप से जो भी कार्य होगा वह कानूनी रूप से चलाएंगे। तो जब कानूनी रूप से चलाने की बात आई, तो अब अलग अलग एक्ट भारत में आने शुरू होंगे, जो कि 20-20 साल पर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। जब कानून की बात आई तो अब कानून बनने शुरू होंगे, और यह बन के कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से, ठीक है। तो 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जो था
यह वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, और यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाए गए, ठीक है। इसी कानून के तहत 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, ठीक है, इसी कानून के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स ही बने, ठीक है, और अंतिम गवर्नर भी बंगाल के कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। आई बात समझ में? और इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि यह उच्च न्यायालय नहीं था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। और इसके प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलियट इम्फे, ठीक है, और 3 अलग अलग न्यायाधीश की नियुक्ति और हुई थी, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलियट इम्फे और 3 और न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। कौन कौन थे? तो एक थे आपके लॉर्ड हाइड, ठीक है, लॉर्ड हाइड, और दूसरे थे लॉर्ड चोम्बेस, ठीक है, लॉर्ड चैम्बर्स, और एक थे लॉर्ड लैम्स्टर, ठीक है, लॉर्ड लैम्स्टर। तो यह 3 जो थे अलग अलग, इनको 3 और जजों की नियुक्ति हुई, और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलियट इम्फे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1774 में इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। और इसी में 1773 में ही आपको ध्यान देना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, ठीक है, और इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उसमें 24 लोग होते थे, ठीक है, 24 मेंबर्स होते थे, और इनका कार्यकाल होता था 6 साल का, ठीक है। और इनका काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था, 20 साल के लिए ट्रेड राइट इनको दिया गया था, ठीक है, कि यह जाएं और भारत में व्यापार करें, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 का, यह कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। किन कमियों को दूर करने के लिए? तो सबसे पहली बात तो यह कि जब वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वह बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए थे, ठीक है, इम्फे, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना हो चुकी थी, और चाहिए था यह कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करें, लेकिन अलग अलग कार्य नहीं कर रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स और इम्फे ने दोस्ती कर ली थी, और जितने भी नवयुवक थे, ठीक है, उन भारतीय नवयुवक, ठीक है, क्रांतिकारी, उनको वारेन हेस्टिंग्स सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहवा करके फांसी दिला देता था, ठीक है। तो कार्यपालिका यानी कि जुडिशरी और न्यायपालिका अलग अलग कार्य नहीं कर रही थी, एक होकर के कार्य कर रही थी। तो यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आई बात समझ में? और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विधि बनाने का अधिकार दिया गया। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यह 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और बंगाल तो बहुत बड़ा था, बंगाल का ही गवर्नर जनरल था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और मद्रास और बॉम्बे के लिए भी अब जो है कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया, ठीक है, इसी कानून के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अंतर्गत। आई बात समझ में? उसके बाद हम पढ़ेंगे 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट जो है, ठीक है, यह दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया इसमें, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करेंगे, इसमें ऐसी बात की गई, ठीक है। और इसी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हैं वह राजनीतिक मामलों के लिए व्यवस्था की गई। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। और इसी कानून के तहत सबसे पहली बार ब्रिटिश संसद में महाभियोग लगा, किनके ऊपर? तो
वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपने जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग किया था, ठीक है, जुडिशरी के साथ मिलकर के काम किया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके साथ मिलकर के काम किया था, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए सबसे पहली बार महाभियोग का सामना किया और बंगाल के गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, जिनके ऊपर महाभियोग लगा था। तो यह भी क्वेश्चन बना था, इकलौता गवर्नर जनरल जिनके ऊपर महाभियोग लगा था, ठीक है, ब्रिटिश संसद में, तो 1785 में, ठीक है, 1785 में महाभियोग का सामना किया वारेन हेस्टिंग्स ने। आई बात समझ में? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम जब भारत आया, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम 1793 का जब भारत आया तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 20 साल के लिए फिर से व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई, ठीक है। और इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, समझिए बात को, पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज अफसर हैं, ठीक है, उनको जो है वेतन देना होता था, अंग्रेज कर्मचारी या अफसर हैं उनको वेतन देना होता था, तो ब्रिटिश संसद जो है देती थी, वहाँ से आता था वेतन, ठीक है। यानी कि पहले ब्रिटेन से आता था वेतन इन लोगों को देने के लिए, लेकिन अब इस कानून के तहत 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज अफसरों की सैलरी जो कि लंदन से अभी तक मिलती थी, अब इस एक्ट के अंतर्गत यह डिसाइड हो गया कि भारत के संचित निधि से उनको सैलरी दी जाएगी। यानी कि जो भारत का राजस्व है वहाँ से अब इनको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। यानी कि भारत के खजाने से इनको दी जाएगी, भारत से जो टैक्स मिलता है वहाँ से अब उनको सैलरी दी जाएगी। आई बात समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है चार्टर अधिनियम था 1793 का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं बताना भूल गया, ठीक है। जो 1793 का चार्टर अधिनियम है, इसी के अंतर्गत इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना भी की गई। आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यह बात जानना बहुत ही आवश्यक है कि 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल और 1793 ईस्वी को ही, ठीक है, 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को ही इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत। और उस समय जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ठीक है, कॉर्नवालिस जो थे वह गवर्नर जनरल थे, और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए उनको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है। और वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 21 अप्रैल को, इसीलिए 21 अप्रैल को सिविल डे मनाया जाता है भारत में, ठीक है, सिविल डे मनाया जाता है भारत में, ठीक है। तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसको आपको जानना जरूरी है। ICS की स्थापना की गई थी 21 अप्रैल 1793 को, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, ठीक है। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। और इसमें यह आपको ध्यान देना है कि इसमें एक बात और थी कि भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए सालाना सेंशन की गई, ठीक है। भारत में जो शिक्षा का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन का 1 लाख रुपए सेंशन किए गए सालाना, ठीक है, इसी चार्टर एक्ट के तहत 1813 के अंतर्गत, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा तो दिए गए, लेकिन सभी व्यापारिक अधिकार नहीं बढ़ाए गए, सभी तरह के व्यापारिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए। केवल 2 चीज़ों के लिए व्यापार अब ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, चाय का व्यापार, ठीक है, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1833 का, ठीक है, चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे हम, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए।
ठीक है। 1813 में हमने पढ़ा कि सभी तरह के व्यापारिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए और दो चीज़ों में व्यापार कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम बना उसमें पूरी तरह से व्यापारिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। यानी कि अब 20 साल के लिए बढ़ा नहीं, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार, क्योंकि ब्रिटिश संसद अब समझ चुका था, ठीक है, कि अब हमें व्यापारिक दृष्टि से वहाँ पर भारत में नहीं काम करना है, प्रशासनिक रूप से वहाँ पर काम करना है, ठीक है। और इसी चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसी के अंतर्गत, इसी चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसे इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने तब? तो 1833 में तब थे विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक उस समय थे, ठीक है। तो विलियम बेंटिक जो है वह लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम जो है, इसी अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त करके कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, ठीक है। 1853 का जो अधिनियम था, चार्टर अधिनियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहली बार ICS की परीक्षाएं जो है, रिटन एग्जामिनेशन शुरू हुआ, ठीक है। और इसको शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले ICS की रिटन एग्जामिनेशन शुरू की और यह 1853 से लेकर के 1922 ईस्वी तक परीक्षाएं जो होती थी ICS की, इंडियन सिविल सर्विस की, वह लंदन में होती थी। उसके बाद 1923 में पहली बार इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, ठीक है। 1922 ईस्वी तक, ठीक है, यह लंदन में होती थी, ब्रिटेन में। 1923 में पहली बार इसका आयोजन दिल्ली में हुआ परीक्षा का, ठीक है। प्रथम ICS अफसर सत्येंद्रनाथ टैगोर जी बने भारत से, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, आपको पता होना चाहिए, यह GK के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1858 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1858 का चार्टर अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया और भारत में मंत्री पद पर व्यवस्था की गई। और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। यह अधिनियम जो है 1858 का चार्टर अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था, ब्रिटिश अफसरों ने उसको बहुत ही क्रूरतम रूप से उसको कुचल दिया, ठीक है। और जब भारत में ब्रिटिशों का पूरी तरह से अधिकार हो गया, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों ने फिर से भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसको जो परिणाम हुआ 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो उसके बाद भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सौंप दिया गया और ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी थी, ठीक है, महारानी थी विक्टोरिया, उनको भारत का सामग्री घोषित कर दिया गया, भारत की महारानी घोषित कर दिया गया इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। और इसकी घोषणा की गई 1 नवंबर 1958 को, 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में इसकी घोषणा की गई थी, मिंटो पार्क में, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने ही इसकी घोषणा की थी, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय बना, क्योंकि इसी अधिनियम के अंतर्गत अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय कहा जाने लगा भारत का, ठीक है।
तो 1858 से अब हम लोग वायसराय पढ़ेंगे भारत में, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल की कार्यप्रणाली का विस्तार किया गया, ठीक है, और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया 1860 में, ठीक है। 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया, ठीक है। और वह बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था, ठीक है। सबसे पहले बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने, ठीक है। और जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया था और उस समय जो वायसराय थे भारत में लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और इसीलिए इनको आयकर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है। फादर ऑफ इनकम टैक्स किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है कैनिंग को, ठीक है। कैनिंग जो है उन्हें इस समय वायसराय थे जब बजट पेश किया गया, 1860 ईस्वी की बात है, तो इन्हें आयकर का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो 1873 का अधिनियम, ठीक है। 1873 का जो अधिनियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरी तरह से भंग हो ही चुकी थी, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर 1858 का जो अधिनियम था उसमें यह घोषणा की गई कि अब भारत ऑफिशियल रूप से गुलाम हो चुका है, ठीक है, ब्रिटिश के अंतर्गत आ चुका है, ठीक है। अब जो है भारत को भारत ना करके ब्रिटिश भारत कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ब्रिटेन के अंतर्गत आ चुका है भारत। और ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, वह भारत की महारानी घोषित कर दी गई, ठीक है, ऑफिशियल रूप से। इलाहाबाद में इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कैनिंग ने ही की थी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, ठीक है। शाही उपाधि अधिनियम जो बना था इसी कानून के तहत बना था, तो यह इसको भी देख लीजिए। गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यप्रणाली में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्यभार सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा की गई कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1892 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1892 का भारत शासन अधिनियम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था इसी के अंतर्गत किया गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार जो है इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें पहली बार क्या किया गया? मुस्लिम समुदाय के जो पृथक प्रतिनिधित्व थे उनका उपबंध किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में, ठीक है, और इतिहास की दृष्टि से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्ले मिंटो सुधार से। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ठीक है। और इस प्रकार इस अधिनियम की सांप्रदायिकता की वैधानिकता प्रदान की गई और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचित के जनक के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का निर्वाचित के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस समय 145 थी, जिसमें 104 लोग निर्वाचित होते थे और 41 लोग मनोनीत होते थे। और इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता था, ठीक है। इनका कार्यकाल 8 वर्ष का होता था, ठीक है। उसके बाद प्रांतों में द्विशासन, ठीक है, प्रांतों में द्विशासन द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। और इसी योजना के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपसर्गों में बांटा गया। एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय कौन कौन से थे और हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे यह भी जानना आवश्यक है। तो आरक्षित विषयों में वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता,
न्याय, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, छोटे बंदरगाह, ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं, यह सब जो थे वह आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। और हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय खायल शासन, चिकित्सा सहायता, ठीक है, यह सभी हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत आते थे। ठीक है, आबकारी तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक और अग्रहार दान, यह सभी जो हैं ये सब के सब हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत आते थे। और इसी नियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन की प्रावधान किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, इसी के अंतर्गत। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इससे पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, ठीक है। और इसी शासन अधिनियम जो 1919 था, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसी के अंतर्गत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा जो अभी का संविधान है, ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लगभग 70 से 80%, ठीक है, यहीं से लिया गया है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें जितनी बातें हैं हमारे संविधान में यहीं से 70 से 80% यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो भारतीय संघ बनाया गया और यह संघ जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर के रूप में, क्षेत्र के रूप में था, और देशी रियासतों के रूप में भी बटा हुआ था, ठीक है। तो इन सभी से मिलकर के अखिल भारतीय संघ बना, जिसमें क्या क्या थे? तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे और कुछ देशीय रियासतें भी थी, ठीक है, जिनसे कि अखिल भारतीय संघ बना, ठीक है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, और इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। यह सारी चीज़ें थी, लेकिन इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो अभी के जो हमारे संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि क्या डिफरेंस था। तो हमारा जो अभी का संविधान है उसमें प्रस्तावना भी ली गई है, और 1935 का जो संविधान था, भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, उसमें प्रस्तावना नहीं था, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा डिफरेंस था। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को अलग कर दिया गया भारत से, और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, ठीक है, और मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 1947 तक हम लोग पहुंच चुके हैं जब भारत स्वतंत्र होगा, ठीक है। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय अधिनियम में 20 धाराएं थी। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना 1947 का, उसमें 20 धाराएं थी, और यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था, ठीक है, प्रस्तावित किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। और जब यह स्वीकृत हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो हम लोग जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, और फिर हमारा संविधान सभा का आयोजन होगा और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा संविधान सभा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यह तो संवैधानिक विकास हमने पढ़ा शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। ब्रिटिश काल का हमने संवैधानिक विकास पढ़ा और 1947 तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेक्चर जो है मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको अबाउट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन होइए और PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पढ़ के भी और वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।